नेपाल क्रिकेट टीम के कोच, जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप नेपाल क्रिकेट को लगातार फॉलो करते हैं और नेपाल क्रिकेट के वेल विशर्स हैं या फिर नेपाल क्रिकेट के फैंस हैं, तो ये जो नेपाल क्रिकेट टीम का अगला कोच कौन होगा, इनसे इससे ज़्यादा पूछा गया सवाल मुझे ही लगता है पिछले एक साल में कोई हो सकता है। खास करके चलिए क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 से मान लेते हैं जगत टमाटा सर, उसके बाद अगर हम बात करें डेव वाइटमोर सर, उसके बाद पुगड़ू देसाई के सर, उसके बाद मनोज प्रभाकर सर, और अब 5वीं बार क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 शुरू होने जब से शुरू हुआ है उसके बाद से 5वीं बार वापस से ये सवाल खड़ा हो गया है कि अगले कोच कौन। जी हाँ, तो हुआ ना कि 2-3 सालों में एक आप कोरोना का साल निकाल दीजिए, उसके अलावा ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा है कि अगला कोच कौन होगा। तो ये अब वापस से उसी पर हम आ गए हैं। इस पे लेकर हम ऑलरेडी 3 बार अलग अलग वीडियो बना चुके हैं। जब पहले ऑप्शंस रहे थे और उससे हमने प्रेजेंट किया किस तरह के कोच बेटर रहेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन कोई भी ड्यूरेशन लंबा चला नहीं। वापस से वही वीडियो आपके साथ लेकर हाजिर है कि फिलहाल कंटेंटर्स कौन कौन है। कल ऑलरेडी हमने कम्युनिटी में डाल दिया था इससे रिलेटेड कि कौन कौन कंटेंटर्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली आपको ये बताएंगे कि आखिर जो भी कैंडिडेट्स वगैरह है इनका प्रोफाइल क्या है, आखिर उन्होंने किन किन को कोचिंग दी है। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें दौरान जो लोग नहीं जानते हैं खास करके उनके लिए खास करके ये वीडियो है कि वो और बेहतर जान पाएंगे आखिर डेव वाइटमोर सर क्या है, किस तरह से उनकी कोचिंग का जो प्रोफाइल है वो क्या कहता है, मोंटी देसाई किस तरह से कोचिंग का उनका प्रोफाइल कैसा है, जीवन मेंडिस जो है ये जो एक नया नाम यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ये इन्होंने अब तक कोचिंग की है या फिर नहीं की है, कैसा इनका प्रोफाइल है, कैसी क्रिकेटर रह चुके हैं, ये सारी डिटेल्स आपको देंगे। और एट द एंड ये भी बताएंगे कि हमें क्या लगता है कि कौन से बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर हो सकते हैं एज अ कोच। एंड सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करें, वापस से कोच के लिए हायरमेंट हो रही है और कुछ कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे, लगभग शायद 30 से 35 नाम जो है वहाँ पर जिन्होंने अपना यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था कोच के लिए, वहाँ पर कुछ नाम निकल कर आए थे। सबसे पहले तो वो नाम जरूर बताएं। बिल्कुल, देखिए पहला नाम जो थे वो देव वाइटमोर सर का नाम था। वहीं पर दूसरे नाम की बात करें तो मोंटी देसाई सर, और तीसरा नाम जी हाँ जीवन मेंडिस का नाम था यहाँ पर, जो कि ये 3 नाम उन नामों में से जो कि बाहर आए थे और जो हमें मालूम पड़े। बिल्कुल। और यहाँ पर बात करें अगर दिनेश मोंगिया और मेरे ख्याल से श्रीलंका के एक और कोई प्लेयर हैं, इन लोगों के भी नाम वहाँ पर मौजूद थे। कुल मिलाकर 30-35 नाम उस लिस्ट में थे और यहाँ कह सकते हैं कि जो जिन पर सबसे ज़्यादा नजर रही होगी, सबसे ज़्यादा टॉप कंटेंटर्स में रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये 3-4 ही निकल कर सामने आए हैं। तो अब यहाँ पर देखना है कि इनमें से कोच कौन होते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, अगर मैं बात करूं डेव वाइटमोर सर से कि आखिर उनका प्रोफाइल क्या कुछ कहता है, और सबसे बड़ी और फिर आपको ये भी बताएंगे कि इन तीनों कोचों के साथ एक एक नेगेटिव चीज भी क्या है। जब आप पॉजिटिव साइड की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें, लेकिन एक दिक्कत भी क्या है इन कोचों के साथ, वो भी आपको जरूर बताएंगे। सबसे पहले है डेव वाइटमोर सर का प्रोफाइल, कहाँ क्या कुछ काम कर चुके हैं हम तो बहुत ऑब्वियसली जानते हैं, काफी बार इस पर वीडियो में बना चुके हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में खास जरूर। देखिए देव वाइटमोर सर बहुत टाइम से कोचिंग दे रहे हैं। जी हाँ, सालों हो गए उन्हें कोचिंग देते हुए। श्रीलंका से शुरू किया उन्होंने ये सफर अपना, 1996 की बात कर रहे हैं, तब से लेकर आज तक की कोचिंग देते हुए आ रहे हैं। इस बीच में उन्होंने बहुतों को कोचिंग दी है। यहाँ पर लैंकाशायर जो काउंटी टीम है उनको दी है। इंडिया के जो NCA के डायरेक्टर भी ये रह चुके हैं। जी हाँ, श्रीलंका पाकिस्तान टीम को इन्होंने कोचिंग दी है, जिम्बाब्वे को इन्होंने कोचिंग दी है, बांग्लादेश को, जी हाँ बांग्लादेश को, बिल्कुल बांग्लादेश को बहुत उठाने में पूरी तरीके से बहुत बड़ा हाथ है देव वाइटमोर सर का। और अंडर 19 की अगर हम बात करेंगे तो जो इंडिया टीम जीती थी 2008 में विराट कोहली के अंडर, उसके कोच भी देव वाइटमोर सर ही थे। यहाँ और पाकिस्तान के 2012 में भी कोच रहे हैं। उसके बाद बात करें सिंगापुर के, थोड़े वक्त के लिए, लेकिन सिंगापुर के कोच भी सर थे। बड़ौदा की टीम, जी हाँ रणजी की टीम यहाँ पर भी डोमेस्टिक की इंडिया की, उसके कोच भी रहे हैं। नेपाल के कोच जी जैसे आप लोग जानते ही हैं, जो प्रीवियसली सर और ऑब्वियसली वहाँ सर्व कर चुके हैं एज ए हेड कोच, और फिर से इन्होंने अप्लाई किया। बिल्कुल। आप बात करें अगर उसके बाद और बांग्लादेश की सबसे बड़ी बात है कि जब बांग्लादेश के कोच बने थे तो पहली टेस्ट जीत बांग्लादेश की वो इन्हीं के अंडर में आई थी। और बात करें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंडिया जैसी टीमों को भी बांग्लादेश ने जब बात दी थी तब यही हेड कोच थे। तो काफी बड़ा लंबा चौड़ा प्रोफाइल है, काफी अच्छे एज अ कोच अगर हम देखें तो काफी अच्छे पॉइंट्स इनको जानते हैं। इस लिहाज से अगर हम देखें ओवरऑल जो इनका प्रोफाइल में भी कर चुके हैं, ये KKR में भी कोचिंग कर चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो खैर यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, तो आप कह सकते हैं कि
इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी कोचिंग दी है, ओडीआई में भी कोचिंग दी है, T20 के क्रिकेट्स में भी काफी कोचिंग दी है, तीनों में काफी अच्छा एक्सपीरियंस इन प्लेयर के पास है, तो माफ कीजिएगा इन कोच सर के पास है। तो खैर अब यहाँ पर बात आ जाती है कि जैसे ऑब्वियस सी बात है कि काफी बड़े नाम है, काफी अच्छे कोच है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पर निकल कर आ जाते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत जो सर के साथ नजर आई थी कि वो जब यहाँ पर उन्हें कोच बनाया गया, जब नेपाल क्रिकेट टीम में कोच बनाया गया, तो 2-3 महीने के लिए वो यहाँ पर रहे। जो अगर मेन बात करें सीरीज रही, सबसे हाईलाइटेड सीरीज जो रही थी वो नीदरलैंड मलेशिया वाली ट्राई सीरीज रही थी, और ओमान में जब टीम गई तो उन्होंने उससे पहले अनाउंस कर दिया था कि मैं एज अ कोच जो है रिजाइन दे रहा हूँ, तो ओमान में वो फॉर्मेलिटी भर के लिए ही थे। तो यहाँ पर एक दिक्कत ये हो जाती है कि अब वो थोड़ा सा डर जो है डेव वाइटमोर सर के साथ वो कम से कम अभी के लिए बना रहेगा, बिल्कुल वो बना रहेगा, और वो समझ में भी आता है। अगर कोई ये कहता है कि कहीं वो फिर से ना छोड़ दे तो उनका वो जो फीलिंग है वो जस्टिफाइड है, क्या कहेंगे आयना, क्योंकि होता है एक बार जब ऐसा की चीजें हो जाती हैं तो मन में वो रहता ही है। अब डेव वाइटमोर सर को मेक श्योर करना है कि नहीं, इस बार मैं सीरियस हूं, अगर मुझे लिया जाता है तो इस बार मैं अपना पूरा कार्यकाल कंप्लीट कर और टीम को एक अच्छे मुकाम में पहुंचा के ही दम लूंगा, भले मेरे सामने कितने भी बड़े आगे से कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना है, क्योंकि ये डर अभी तो फिलहाल बना हुआ जरूर रहेगा थोड़ा सा। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये डर ऑब्वियसली बना रहेगा, क्योंकि ऐसे बीच में छोड़ के चले जाना वो फिर से मुसीबत। अब आप कैन की तरफ से कुछ अच्छा आ रहा है, कुछ बोल नहीं रहा, कोई कुछ कर नहीं रहा, आप अच्छा जा रहे हैं, फिर अचानक से कुछ कोच के मन में ही आया कि मैं कुछ उठाने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए बस यहाँ चला जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं कांटेक्ट करूँगा बड़ी बड़ी टीमों में, देखूंगा अगर मेरा जो लग जाए अगर कांटेक्ट तो मैं इसे छोड़ के चला जाऊँगा। बिल्कुल, ये सोच जो है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रहेगी, ये डर लगा रहेगा डेव वाइटमोर सर के साथ, क्योंकि ये कर चुके हैं ऐसा। बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपने छोटे को लात मार दिया, ऐसा आप समझते हैं। यहाँ इसको लात मार देता हूँ, अभी थोड़ा खाली बैठा हूँ घर में तो मैं यहाँ चला जाता हूँ, यहाँ के लिए अप्लाई कर देता हूँ, मुझे ले भी लेंगे, मेरा पोर्टफोलियो तो बहुत ऊंचा है, ऊंचे कद का है, मुझे ले भी लेंगे, लेकिन चलो कोई नहीं, 3-4 महीने घिसका कर जैसे मुझे अच्छा ऑफर मिलेगा मैं यहाँ से इसे लात मार कर निकल जाऊंगा आगे। बिल्कुल, तो ये सोच बस ना हो, क्योंकि ये सोच पिछली बार तो साबित हो गई कि यही सोच थी, 2-3 महीने के लिए आएगा, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला, वो चले गए, बस ये सोच के साथ ना हो, बस ये डर बना रहेगा, भले ही उनके माइंड में ये सोच ना हो लेकिन वो डर जो है अभी के लिए बना जरूर रहेगा। तो ये एक बस नेगेटिव चीज डेव वाइटमोर सर के साथ है, वरना एज अ कोच अगर आप देखेंगे तो बहुत शानदार उनका प्रोफाइल काफी कुछ कहता है, बस ये डर है, क्योंकि ये भी फिर बहुत बड़ी चीज है। अब ये भी बहुत बड़ी चीज है, कितना ही बड़ा प्रोफाइल आपका हो, ये तो हम हमेशा से कहते हैं, आप कितने ही बड़े स्टार को ले आइए, अगर ड्यूरेशन अच्छा नहीं है कोच का टीम के साथ तो कोई फायदा नहीं होने वाला, आप कितने बड़ा भी नाम साथ में ले आइए, तो ये एक डर बना हुआ जरूर रहेगा। अब ये देखना है कि सर अगर सब लिया जाता है तो इस बार वो कितने सीरियस है, कहीं 5-6 महीने के एक जॉब के तौर पे तो नहीं इसे देख रहे हैं कि चलिए 5-6 महीने कर लेता हूं मैं, उसके बाद फिर से कॉन्ट्रैक्ट कोई बड़ा लगेगा तो मैं वापस से कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा या चला जाऊंगा, तो ये एक डर जरूर डेव वाइटमोर सर के साथ रहने वाला है। उसके बाद अगर अगले कोच की तरफ चले, उनके बारे में आपको बताया तो वो है मॉन्टी देसाई। जी हाँ, उनके बारे में बात करें यार तो उनके पास मोटे मोटे तौर पर, जैसे कि हम तो बहुत ऑब्वियसली जानते हैं, बहुत सारे फैंस भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते उनके बारे में एक बार और अपडेट दे दे कि मॉन्टी देसाई सर ने आखिर कहां पर एज अ कोच काम किया है। नहीं, जरूर देखिए, पहले बात करें अगर मॉन्टी देसाई सर की तो बहुत वक्त से भी ये कोचिंग में है, कनाडा को भी इन्होंने कोचिंग दी हुई है। जी हाँ, हेड कोच रहे हैं कनाडा के, अफगानिस्तान टीम के भी, ये अफगानिस्तान टीम को भी 2018 के वक्त पर वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन बिल्कुल, और यूएई के ये कोच रहे हैं। जी हाँ, क्वालिफायर वर्ल्ड कप क्वालिफायर जब हुआ था तब 2018 की बात कर रहे हैं, तब उस वक्त ये कोच थे। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर नेपाल के भी कोच रह चुके हैं, बैटिंग कोच ये नेपाल के साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ, और उसके बाद लीग्स में भी वास्ट नॉलेज है। राजस्थान रॉयल्स के साथ 2008 से 15 तक ये जुड़े हुए थे। जी हाँ, एज अ कोच भी स्टार्टिंग में एज अ हेड कोच, लेकिन उसके बाद हेड स्काउट के तौर पर, टैलेंट को तलाशने के तौर पर ये टीम के साथ जुड़े हुए थे। जी हाँ, और उसके बाद जब बैन हुआ राजस्थान, हटाया गया राजस्थान रॉयल्स को, तो गुजरात लॉयंस के लिए भी इन्होंने कोचिंग की है। बिल्कुल, और इतना ही नहीं है, जब इंग्लैंड के जब कोच थे एंडी फ्लावर, तो उनके साथ कहीं ना कहीं असिस्ट उन्होंने किया था और उनके साथ लगातार बने हुए थे, तो काफी नॉलेज है। रणजी में आंध्रा की टीम की अगर मैं बात करूं तो आंध्रा की टीम को भी उन्होंने कोचिंग दे रखी है। तो ओवरऑल काफी ज्यादा यूएसए क्रिकेट के लिए भी काफी उन्होंने काम किया है एज अ कोच। अगर हम बात करें उनके एक साउथ जोन, मेरे ख्याल से उनके लिए काफी ज्यादा उन्होंने कोचिंग वगैरह दी है, तो उनके पास भी काफी नॉलेज है। और अब वेस्ट इंडीज सबसे बड़ी बात, वेस्ट इंडीज के बैटिंग कोच भी वो रह चुके हैं। तो चलिए, ये छोटी मोटी तो नहीं, काफी बड़ी प्रोफाइल है, सॉरी छोटी मोटी बिल्कुल भी नहीं है, काफी बड़ी प्रोफाइल है। तो ये बात हो गई। अब इनके साथ एक नेगेटिविटी क्या है, देखिए आप सोचेंगे कि यार खाली नेगेटिविटी निकाल रहे हैं, नहीं, हम ये आपको बता रहे हैं कि हर कोच के साथ, जैसे मतलब हर कोच के साथ एक ना एक प्रॉब्लम या फिर एक ना एक अच्छा
अच्छी चीज जरूर होती है कि जाहिर सी बात है अब उसी को ओवरकम करना है। और डेविड वाइटमोर सर के साथ सिर्फ वही है कि बस वो वापस से वो चीज ना दोहरा दे जो उन्होंने की थी, बस वही एक डर थोड़ा बहुत माइंड में लगा रहेगा। उसके बाद अगर मोंटी देसाई सर की आयन में बात करूं तो एक सबसे बड़ी दिक्कत जो आपको नजर आती है कि एक नेगेटिविटी थोड़ी सी वो क्या निकल कर आ सकती है। नहीं जरूर देखिए, ये तो साफ है, आप अगर उठाकर देखेंगे, आप थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एज अ बैटिंग कोच और या एज अ हेड कोच इन्होंने ज्यादा वक्त बिताया है। जी हाँ, बैटिंग स्पेशलिस्ट ज्यादा। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये चीज जरूर है कि यहाँ पर एक चीज जरूर मिसिंग हो रही है कि बॉलिंग टैलेंट में या फिर बॉलिंग कोच में क्या फिर से वही जरूरत पड़ेगी कि हम एक सेशन के लिए किसी धमिका प्रसाद सर को बुला रहे हैं वापस कॉल करके कि आप आ जाओ, एक वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में आकर सिखा दो, फिर आप चले जाओ, फिर आप आ जाओ, ये इशू वापस से ना क्रिएट हो जाए। यानी कि साथ में नहीं रहेगा कोई, एक एक करके बुलाए जाएंगे कि भाई आप इस सीरीज के लिए आ जाइए फिर चले जाइएगा, इस सीरीज के लिए आ जाइए फिर चले जाइएगा। तो यहाँ पर ये काम नहीं हो पाएगा अगर हम मोंटी देसाई सर को देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो बैटिंग फील्ड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं एज अ बॉलिंग एज कंपेयर टू बॉलिंग। अगर आप देखेंगे तो फिर वही वापस से धमिका प्रसाद को आना होगा, यहाँ सिखाना होगा, फिर चले जाना होगा, साथ में रहेंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ सवाल होंगे बॉलर्स के, तो वो यहाँ नहीं हो पाएंगे, ठीक नहीं हो पाएंगे इश्यूज बॉलर के अगर आप अगर नजरों से देखेंगे। बिल्कुल, और ये हो सकता था अगर आप स्प्लिट कोचिंग देते, जैसे कि हमने अपने इससे पहले के वीडियोस में कहा था कि अगर आप स्प्लिट कोचिंग देते हैं तो ये चीज हो पाती कि चलिए आपने मोंटी देसाई को एज अ बैटिंग कोच हायर कर लिया है और धमिका प्रसाद को एज अ बॉलिंग कोच परमानेंट हायर किया है। ये नहीं क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 से 2 दिन पहले वो पहुंच जा रहे हैं और उनको के साथ है 7 दिन तक और हो गया, फिर उसके बाद एक राउंड खत्म हो गया, फिर वो वापस अपने घर चले गए। ये वाली जो कोचिंग होती है ना, इससे ज्यादा कुछ हेल्प मिलने वाला है नहीं, खास करके उन प्लेयर्स को जो अभी अपने जो हुनर उनका जो है तराशा जा रहा है, जो अभी रॉ डायमंड है, जिन पे भी काम करना जरूरी है। अब 7 दिन में कौन सा डायमंड काट के आप उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी कर देंगे, ये सोचने वाली बात है। अब मान लीजिए हेड कोच ने कैंप लगाया कि चलिए आप सब आइए, आप कैंप पे करते हैं। अब जो वहाँ पर बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो मोंटी देसाई सर किस तरह से देख पाएंगे? वो उतना नहीं कर पाएंगे। वो बैटिंग में स्पेशलिस्ट ज्यादा है, थोड़ी बहुत बॉलिंग का उनका एक्सपीरियंस होगा, लेकिन जो एक बॉलर्स के पास जो एक्सपीरियंस होता है एज अ बॉलिंग कोच, वो एक अलग तरीके का होता है। अब वहां पर लड़के क्या सोचेंगे, अरे यार क्या क्रिकेट बोर्ड ने कहा तो है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 से 1-2 दिन पहले वो आएंगे, लेकिन अभी हम अगर कोई सवाल पूछना है तो हम किससे पूछें? बिल्कुल सर, किससे पूछे? क्योंकि मोंटी देसाई बॉलिंग स्पेशलिस्ट तो नहीं है, तो बॉलिंग स्पेशलिस्ट हमारे पास कहाँ है? कोई नहीं है। ओकेजनली है, वो आएंगे अभी, तब उनसे पूछेंगे। तो वो एक बात हो जाती है। आप अगर आपको रखना ही है तो आप उन्हें कंटिन्यू तौर पर, परमानेंट तौर पर क्यों ना बॉलिंग कोच हो या फिर बैटिंग कोच को अलग अलग रखे, अगर आपके माइंड में ये चीज चल रही है। तो मोंटी देसाई के साथ ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो बैटिंग स्पेशलिस्ट, जाहिर सी बात है नेपाल की बैटिंग बहुत ज्यादा कमजोर नजर आती है, बैटिंग में काम करना बहुत जरूरी है, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि आप यंग बॉलर्स को अपनी टीम में ले रहे हैं। सोमपाल, करण, ये दोनों प्लेयर जो है ज्यादा वक्त तक नहीं खेलने वाले, इनका टाइम हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि अगले 10 साल बाद भी आप सोमपाल के साथ ही रहेंगे, वो अभी बने हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको युवा बॉलर को तैयार भी करना है। और ऐसा नहीं कि वो आपका डोमेस्टिक इतना टफ है कि वो ऑलरेडी तैयार होकर आ रहे हो, उन पे काम करने की जरूरत है। ये सब चीजें सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप एज अ कोच किसी को हायर करते हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट मोंटी देसाई के सर के साथ जरूर है। अब तीसरे प्लेयर की तरफ चलते हैं, जीवन मेंडिस सर के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनका क्या कुछ प्रोफाइल है? सबसे पहले तो एज अ क्रिकेटर आप जरूर बताएं और उसके बाद एज अ कोच। नहीं जरूर, देखिए सबसे पहले तो इन्होंने जो सर ने श्रीलंका के लिए भी खेला है। जी हाँ, अभी रिसेंटली ही खेल के मतलब करियर इनका एंड हुआ है। जी हाँ, 58 ओडीआई, जी हाँ, और 20 आई भी इन्होंने खेले। जी हाँ बिल्कुल। और उसके बाद लेकिन जो इनका मेन करियर रहा है, अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्लास और लिस्ट में काफी भारी भरकम रन है। आप फर्स्ट क्लास में देखिए 164 मैच खेले हुए हैं। जी हाँ, बहुत मैचेस होते हैं। 7883 रन इन्होंने किए हैं, 35 का एवरेज है। जी हाँ, और 21 शतक, 36 अर्धशतक भी उसमें शामिल है। लेकिन वो यही नहीं रुकते, वो एक बेहतरीन राइट आर्म लेग स्पिनर बॉलर है, और जिसमें कि 365 विकेट उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में निकाले हैं 164 मैचों। बिल्कुल, ये इनका फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड है। बिल्कुल, एंड इसके साथ आप लिस्ट का रिकॉर्ड भी बता दें, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं एज अ कोच इनके प्रोफाइल पे। बिल्कुल, देखिए लिस्ट की बात करें, 224 मैचेस इन्होंने खेले हैं, जिसमें 3670
3670 रन इन्होंने अब तक किए हैं और 23 का इनका एवरेज है। 16 हाफ सेंचुरीज इन्होंने अब तक बनाई है लिस्ट ए में। वहीं पर विकेटों में देखें तो 173 विकेट्स इन्होंने निकाले हैं अपने लिस्ट ए के करियर में। बिल्कुल, तो इसमें कोई दरार नहीं है। अब यहाँ पर इन स्टार्ट से ये तो जरूर पता चलता है कि एक डोमेस्टिक में काफी बेहतरीन और टॉप ऑलराउंडर ये रहे, इसमें कोई दरार नहीं है। फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए के जो इनके स्टैट्स हैं वो काफी कुछ बताते हैं। लेग स्पिनर साथ में 350 प्लस विकेट्स है, 7000 से ज्यादा रन है। तो एज अ प्लेयर आप देख सकते हैं कि काफी नॉलेज इनके पास है। एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि ये काफी जगह खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, जी हाँ इन जगहों में खेले हैं और डोमेस्टिक्स खेले हैं और T20 भी खेले हैं। जी हाँ, T20 लीग्स भी इन्होंने खेली है और डोमेस्टिकली भी इन्होंने वहां पर काफी क्रिकेट खेला है। बिल्कुल, तो ये इनका पूरा प्रोफाइल है। अब यहाँ बात करें 2019 में वो नेशनल साइड के लिए आखिरी बार खेले और 2021 में उन्होंने कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया। और अब यहाँ अगर बात करें तो डेफिनेटली एज अ प्रोफाइल, और अब यहाँ पर इनकी बात करें कि एक जो नेगेटिव पॉइंट ये सब मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि एक आप कह सकते हैं ना कि एक छोटा सा लेट डाउन टाइप का जो आप कह सकते हैं कि एक दिक्कत क्या है, वो दिक्कत वाली बात यहाँ पर ये है कि ये अभी एज अ कोच जो है वो शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल 2021 में इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने संन्यास लिया, उसके बाद 2001 बीच में 1 साल का गैप था, थोड़ी बहुत उन्होंने टिप्स वगैरह ली होंगी इसमें, कोचिंग कोर्सेज वगैरह। उसके बाद उन्होंने अब यहाँ पर 2023 में जो है इस चीज को लेकर अप्लाई किया था। और ये बड़ी बात है कि एज अ कोच जो है ये इनके लिए बिल्कुल नया होगा, ये एक नई जर्नी वो स्टार्ट कर रहे हैं। जितना भी उन्होंने एक्सपीरियंस था जो हमने आपको बताया, ये एज अ कोच वो शुरू कर रहे हैं। तो इनके पास एज अ कोच ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, ज्यादा क्या है ही नहीं एक्सपीरियंस। अगर हम बात करें एज ए कोच एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट जरूर है। लेकिन ये भी बात है कि जैसे हम कहते भी हैं कि जब तक किसी फ्रेशर को मौका नहीं मिलेगा तो आगे वो साबित कैसे करेंगे। नहीं बिल्कुल है, ये जो आप ये राय आपकी बिल्कुल सही है। हम कहते हैं कि 10 साल का उनका एक्सपीरियंस है, 15 साल का उनका एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस बने कैसे? पहली बार तो वो कहीं ना कहीं किन्होंने तो मौका दिया हो बस। तो सभी के साथ ऐसा होता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, कुछ भी करिए, आप गाड़ी भी सीखते हैं तो इतने साल का एक्सपीरियंस बोलते हैं कभी, तो आखिर आपने पहली बार भी गाड़ी चलाना सीखा है, डायरेक्ट ये नहीं है कि 15 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। तो ये चीज यहाँ इनके साथ एग्जैक्टली फिट बैठती है जीवन मेंडिस सर के साथ कि मौके देंगे तो जरूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि बैठ के मूंगफली खाएंगे वहां पर, ऐसा तो है नहीं। मेहनत ही करनी है, अगर कोच सेलेक्ट होते हैं तो मेहनत ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे टीम के लिए। बिल्कुल, तो ये तीनों के प्रोफाइल थे। अब यहाँ पर जल्दी से हम आपको बता दें, जैसे हमने कहा कि डेव व्हाइटमोर सर जबरदस्त प्रोफाइल है, कोई बड़े नहीं, बहुत बड़े नाम है एज अ कोच और बहुत शानदार कोचिंग उनकी रहती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बस उनके साथ एक डर है कि जो उन्होंने दोहराया था कहीं वो वापस तो ना दोहरा दे, ये देखने वाली बात है। क्योंकि ड्यूरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेपाल क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से, एक कोच के नाते ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये साल और हर साल ही रहता है। 2022 में भी ऐसा था, तो ग्लोबल क्वालिफायर शुरू होने से पहले भी बहुत कुछ था, सब कुछ चला गया हाथ से। 2023 में भी बहुत कुछ है, लेकिन ये तो और ज्यादा है क्योंकि आपके पास ओडीआई स्टेटस दांव पर है। उसके बाद मॉन्टेक्लर सर वो ऐसा बैटिंग स्पेशलिस्ट काफी शानदार रहेंगे, लेकिन उसके बाद कहीं ऐसा ना हो, अगर आपने हेड कोच बनाते हैं तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में फिर से वो ओकेशनल टाइम के धमिका प्रसाद सर ओकेशनल आकर अगर करेंगे तो उन्हें जो यंग बॉलर्स आ रहे हैं उन पे काम कैसे होगा, कौन करेगा। ये हो जाता अगर आपका डोमेस्टिक बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता तो शायद मॉन्टेक्लर सर चल जाते। तो ये इनके साथ है, लेकिन मॉन्टेक्लर सर भी एक अच्छा नाम यहाँ पर है। और ओवरऑल लास्ट में अगर बात करें जीवन मेंडिस सर की बात करें, काफी वास्ट उनके पास एक्सपीरियंस है एज अ क्रिकेटर, एज अ कोच जो है वो कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, जर्नी वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमने आपको तीनों के प्रोफाइल बता दिए कि आखिर ये तीनों अपने अपने फील्ड में किस किस तरह से है, किस तरह से। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि क्या कौन से ऑप्शन सबसे बेहतर रहेंगे? आंसर डेली क्रिकेट का क्या रहेगा, पहले वाला ही या कुछ नया? नहीं बिल्कुल पहले वाला ही जो आप कहते हैं, हम तो उस पे स्टिक हैं। बिल्कुल जो आप कहते हैं वो हमेशा सही है। आप किसी भी कोच को रख लीजिए, किसी भी एवरेज कोच से एवरेज कोच को रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक प्लेयर में एक अपना डिटर्मिनेशन होना चाहिए, जिद होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम कुछ सीखेंगे। और कोच जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक टिकने चाहिए। ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये माइंड में खिचड़ी पका देता है कि भाई आखिर करना क्या है, कहाँ उतारना है, किस प्लेयर को कहाँ जाना है। अलग अलग कोच अगर इतने बदलेंगे तो क्या आप कितने भी बड़े कोच लेके आ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कोशिश करिए, बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि प्लीज 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 एक कोच को थोड़ा लंबा वक्त दीजिए, लंबा वक्त दीजिए। बिल्कुल प्लेयर्स आप भी थोड़ा सा डिसिप्लिन और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, थोड़ा अपने देश के लिए खेल रहे हैं, थोड़ा सा जिम्मेदारी निभाइए,
थोड़ा सा दिखाइए कि हाँ आप बहुत सीरियस है अपने परफॉर्मेंस से, खाली चेहरों से नहीं। बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब हमारा आंसर वही था और वही रहेगा। हमने आप हमारे कोई वीडियो स्टार्ट देख लीजिए नेक्स्ट कोच का, हमने कभी ये नहीं कहा इनको बनाइए इनको बनाइए इनको बनाइए, बिल्कुल नहीं। हमने यही कहा कि आप किसी भी कोच को उठा लें, एवरेज कोच को भी। और अगर हम बात करें, अगर आप बड़े नामों की तरफ जाते हैं, बड़ा नाम ये वो, तो ये कहीं ना कहीं हम खुद प्रूव करके आपके सामने दिखा सकते हैं कि एक एवरेज कोच के साथ, अगर वो अपना एवरेज कोच के साथ अगर प्लेयर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए और उनका ड्यूरेशन जो है वो काफी बेहतर हो, कम से कम टीम के साथ लगातार वो जुड़े रहे बिना किसी अप एंड डाउन के, तो जितने रिजल्ट्स आए हैं उससे, ये तो खैर कुछ भी नहीं रिजल्ट आए हैं, इससे 50-60% आप राइज की तरफ देखेंगे नेपाल क्रिकेट को, खास करके जो सीनियर टीम की जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर। तो ऐसा नहीं है कि आपको बड़े नाम ही चाहिए, आप कोई भी नाम ले, एवरेज कोच हो, लेकिन प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूरेशन, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। चाहे आप डेव वार्टनर को ले ले, जस्टिन लैंगर को ले ले, मार्क बाउचर को ले ले, धोनी को ले आए, किसी को भी कहीं से भी कितने भी बड़े नाम ले ले, ड्यूरेशन और प्लेयर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो फिर कोच भी ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाएंगे। तो एट द एंड देखना होगा कि कौन कोच यहाँ पर बनते हैं, अनाउंस होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारी सोच से सहमत रखते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए। आपको लगता है कि नहीं कोच तो चलिए कोई भी बन जाए, लेकिन ड्यूरेशन और प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ साथ में जरूरी है। अगर आपसे सहमत है वीडियो को जरूर लाइक करिए, वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। जो लोग इन तीनों कोचेस के बारे में नहीं जानते उन तक आप वीडियो के थ्रू पहुंचा सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लगातार बनी रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। कम्युनिटी आप चेक करना मत भूलिएगा।